नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार और बिहार की राजनीति में होने वाले हर छोटी बड़ी घटनाओं पर हम आपसे संवाद कर रहे हैं। लेकिन अभी जिस विषय को लेकर के हम आए हैं, गेम समझिए, ये आपका नियमित शो हो गया है। और गेम समझिए में हम बिहार के राजनीति और दिल्ली से जुड़े हुए जो कड़ियाँ हैं, उन कड़ियों को जोड़ करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये गेम है क्या, और इस गेम में इतने ट्विस्ट आ रहे हैं तो इसके परिणाम आने वाले 2024 के चुनाव पर क्या होंगे। आज भी ऐसी ही एक कड़ी हमारे पास है। हम उन 5 बातों को, 5 ऐसे प्लानिंग को हम बताने जा रहे हैं, जिस प्लानिंग के तहत नीतीश कुमार जी टोटल प्लानिंग करके भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने अभी, जबकि उनके पास वोट बैंक ज़्यादा है, सब कुछ साथ होते हुए भी आखिर उस जगह पर क्यों नहीं आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जाए। इसमें कमियां कहां रह गई हैं और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या किया है जिसके कारण लगातार वो जीत का दावा कर रही है। दावा दोनों तरफ से हो रहा है, लेकिन भाजपा ने प्लानिंग में अचानक से एक बदलाव कर दिया है। और इस बड़े बदलाव के बाद कहा यह जा रहा है कि 5 के पेंच में नीतीश कुमार को लड़ाई से ही आउट कर दिया गया है। तो हम समझने का प्रयास करते हैं और आपके सामने वो तथ्य रखते हैं जिनको लेकर के हम ये आज स्थापित करने की कोशिश करेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी का ये जो 5 का पंच है, ये नीतीश कुमार जी को रोकने में कामयाब हो जाएगा। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो नीतीश कुमार जी एक बड़े वोटिंग जनाधार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा है, और बेचैनी भारतीय जनता पार्टी की इसीलिए है। वो अपने प्लानिंग में लगातार बदलाव कर रही है, उसके पीछे कारण भी यही है। नीतीश कुमार जी को कमतर नहीं आंक रही है भारतीय जनता पार्टी, भले ही सामने से वो कह रही हो कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फैक्ट यही है कि नीतीश कुमार जी अभी भी उस वोट बैंक का एक बड़ा जनाधार का हिस्सा है, उसके मुखिया हैं, जो कहीं ना कहीं बिहार में तो अपना कमाल दिखा सकता है। 2019, 2015, 2014 इन सारे चुनावों की हमने आपको बता दिया है कि 2014 में क्या कुछ हुआ था। 2014 में भारतीय जनता पार्टी का बिहार से 32 सीटें लेना आखिर क्यों संभव हुआ था। तो वहीं 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों में से 40 में से 39 सीटें क्यों ली। हमने ये भी आपको बताया कि 2015 में क्या हुआ था और 2020 में क्या हुआ था। 2015 में परिस्थितियां बदली थी तो समीकरण भी बदल गए थे, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी। और 2020 में वही नीतीश कुमार फिर से बदल जाते हैं तो फिर से समीकरण बदल जाता है। यानी कि नीतीश कुमार जी के जिस खेमे में रहते हैं उस खेमे का ग्राफ बढ़ जाता है, और इस बार तो एक बड़ा ग्राफ लेकर के चल रहे हैं। हाँ, ये बातें आप कह सकते हैं कि क्षेत्रीय मुद्दा होते हैं और लोकसभा में राष्ट्रीय मुद्दा होते हैं, इसको लेकर के बहस हो सकती है, लेकिन जो स्थितियां नज़र आ रही हैं इसमें आपको एक कड़ी हम बता रहे हैं। जो पहला पॉइंट हमारा है वो ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार जी के हाथ में कमान दिया, उसके बाद से नीतीश जी कुमार जी को यह एहसास हो गया था, जब उन्होंने कार्यकारिणी की बैठक की, चुनाव बाद समीक्षा शुरू किया, तो जो फीडबैक उनके पास आया वो फीडबैक उन्हें परेशान करने वाला था। और इस फीडबैक में साफ लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को कमज़ोर किया है। और ये बात नीतीश कुमार जी खुले मन से कहा कि कौन दोस्त था कौन दुश्मन था, इस चुनाव में समझ में नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का एहसास हो गया कि नीतीश कुमार जी हमारे साथ तो हैं, लेकिन सिर्फ साथ हैं, न तन से हैं, न मन से हैं, न धन से हैं। और ये बातें धीरे धीरे 1 साल 1.5 साल बीतते बीतते खुल करके सामने आने लगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बिहार में बैठक हुई तो भारतीय जनता पार्टी के बिहार से जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी हैं उन सभी ने अमित शाह के सामने ये प्रस्ताव रखा। चूँकि अमित शाह आए हुए थे, यहाँ कार्यकारिणी की बैठक उनके सामने हो रही थी। उस बैठक में लोगों ने कहा था कि जो मंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में भाजपा कोटे से हैं वो सहज नहीं हैं, असहज हैं। इसके पहले कई घटनाएं घट चुकी थी। आपको मालूम है कि विधानसभा में किस तरह से नीतीश कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष को ही, और उसके बाद सम्राट चौधरी के साथ तो अक्सर चल रहा था। ये सारी बातें लेकर के जब भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक को, केंद्रीय नेतृत्व को ये बताया गया, तो प्लानिंग नंबर 1 यहीं से शुरू हो गई।
यहाँ से हो गया कि इसके आगे का प्लान क्या बनाया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये सवाल खड़े करने लगे कि अगला चुनाव वो लड़ेगी तो अपना मुख्यमंत्री देकर लड़ेगी। इसके साथ साथ नीतीश ने जब एनडीए छोड़ने का फैसला किया तो इसके ठीक बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार के अलग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ी थी और उसने नए नए प्लान गढ़े थे। देश भर में 2024 के चुनाव की प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी ने भले ही किया हो, लेकिन बिहार में 50 रैलियां उसके शीर्ष नेतृत्व के नेताओं को करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि बिहार कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कितना नीतीश कुमार के अलग होने से परेशान है। और नीतीश कुमार के अलग होना ही तक सीमित नहीं है, नीतीश कुमार का अलग होकर के लालू प्रसाद के वोट बैंक के साथ जुड़ जाना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही खतरे की बड़ी घंटी है। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश ने एनडीए जब छोड़ने का फैसला लिया तो उसके बाद शाह का एक्शन शुरू हो गया और 40 दिन के भीतर उन्होंने कई बार बिहार दौरा किया, जिसमें से पूर्णिया आए और किशनगंज आए। 2 दिनों का 23-24 दिसंबर को उनका दौरा था। अगस्त में सरकार बदली थी और दिसंबर से उन्होंने सीमांचल के क्षेत्रों में अपना दौरा शुरू कर दिया था। इसके बाद आपने जिस तरह से देखा कि इन सारी चीज़ों के बाद एक और मामला सामने आया था कि नीतीश कुमार के खेमे से कई लोग, कई जो वर्तमान सांसद हैं वो और भी कई लोग लगातार मुलाकात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से गए थे। इसको लेकर के भी चर्चाएं शुरू हो रही थी, लेकिन ये बात आप मान के चलिए कि सीमांचल एक ऐसा क्षेत्र है, सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल, ये ऐसा क्षेत्र है जहां नीतीश कुमार का ग्राफ बेहतर था। 2019 के चुनाव में अधिकांश सीटें उधर से जीत करके आए थे और अब उसी पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। तो लगातार जो अमित शाह हैं उनका दौरा इन क्षेत्रों में हो रहा है। इसके प्रभाव क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार अमित शाह इन योजनाओं पर, रणनीतियों पर काम कर रहे हैं, उसे देख करके लग रहा है कि नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे और हिंदुत्व वोट को वो अपने तरफ सीमांचल के क्षेत्र में करने और वहाँ एक नई स्ट्रेटजी देने के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं, जिसका घाटा और फ़ायदा 2024 में देखा जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि जो सवर्ण वोट बैंक है, आपने देखा होगा हाल फिलहाल में भूमिहार और राजपूत को लेकर के जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल वहीं जनता दल यूनाइटेड दोनों एग्रेसिव हुई थी और अब तो ये भी खुल गया आनंद मोहन के रिहाई से कि राजपूत वोट बैंक पर जनता दल यूनाइटेड का पूरा निगाह है और अगर इसी स्वरूप में सब कुछ रह गया तो आने वाले चुनाव में सवर्ण वोट बैंक का भी घाटा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। इसके चलते आपको याद होगा कि छपरा के सिताब दियारा में जेपी के धरती पर जाकर के वहाँ भी सवर्णों को एकजुट करने का कोशिश किया गया। तो वहीं आपने देखा होगा कि स्वामी सहजानंद के जयंती के अवसर पर खुद अपने अमित शाह आते हैं और भूमिहार ब्राह्मण फ्रंट के इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। इन सब की बात की जाए तो अब एक और जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब नीतीश कुमार अलग हुए थे तो एकला चलो का फॉर्मूला लाया था। तब भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो एकला चल करके पूरी तरह से अपना हथियार डाल रही है, क्योंकि उसे सिर्फ हिंदुत्व वाले वोट नहीं बल्कि उसे सभी वोटों को चाहिए और नीतीश कुमार के हटने से जो वोट बैंक कम हुआ है उससे अपने पाले में लाना होगा। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक शुरुआत की और उसने जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू की, जिसमें आपने देखा कि सबसे पहले RCP सिंह, जिन पर लगातार दबाव बन रहा था अपनी ही पार्टी में रह करके भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ करने का, उन्हें पार्टी से बाहर होना पड़ा और कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए फ़ायदेमंद सौदा हुआ था। सबसे बड़ी बात यह हुई थी कि RCP सिंह जब बाहर आए थे तो आपने देखा होगा कि किस मजबूती के साथ उनके साथ कन्हैया सिंह और उनकी टीम खड़ी हुई थी। एक मजबूत टीम के साथ RCP सिंह ने अपनी शक्ति का परीक्षण कराया था और शक्ति का प्रदर्शन किया था। बिहार के कई जिलों में उनका दौरा हुआ था और इन दौरा में आप देखे होंगे कि लगातार गाड़ियों का काफिला, लोगों का हुजूम ये बता रहा था कि कहीं ना कहीं RCP सिंह के साथ एक बड़ा दल है। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि आज वो नज़र नहीं आता हो। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए जो वेट चाहिए था, जो वैल्यू चाहिए था, वो RCP सिंह को
नहीं दे पाई। हालांकि आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के में ज्वाइन कर चुके हैं, अब वो हिस्सा है, उनकी पूरी टीम भी ज्वाइन कर ली है, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा है। जो स्थिति आपने देखा होगा कि जदयू ज्वाइन करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा का था, उससे भी बदतर स्थिति आरसीपी सिंह की हो गई है। और तब कहा जाता था कि आरसीपी सिंह के कारण ही उपेंद्र कुशवाहा की ये स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी का ये पासा तो ठीक बैठा, लेकिन जिस तरह से आरसीपी सिंह अपने ही व्यक्तिगत स्वार्थ में और अपने आप को सिर्फ साइन कराने के चक्कर में पड़ गए, वो साफ झलकता है। क्योंकि दिल्ली में जब ज्वाइन किए तो उन्हें चाहिए था कि अपने पूरी टीम के साथ ज्वाइन करते, लेकिन अब जो स्थिति सामने नज़र आ रही है उसमें साफ लग रहा है कहाँ हैं उनके नीरज कुमार, कहाँ हैं उनके बहुत पुराने साथी। आज भी उनके कई साथी जो उनके लिए दिन रात एक किए हुए थे, कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके अलावे आप देख सकते हैं कि जो लोग उनके लिए मुखर होकर के हमारे भी चैनल पर आरसीपी सिंह के विषय में, उनके बारे में अगर कोई पूरे बिहार भर में एक शब्द बोल देता था तो उसके लिए पूरी टीम चढ़ जाती थी, लेकिन आज वो टीम कहीं नज़र नहीं आ रही है। हालांकि सभी ने लगभग ज्वाइन कर लिया है भारतीय जनता पार्टी। तो एक ये है कि जोड़ तोड़ की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने अपना खेल तो शुरू कर दिया है, जहां एक तरफ आरसीपी सिंह, वहीं उपेंद्र कुशवाहा, और अब उसी टीम से बाहर निकल करके जीतन राम मांझी भी बाहर आ गए हैं। इससे पहले आपको पता है कि लोक जनशक्ति पार्टी का दोनों खेमा, पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान वाला भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है, और इसको लेकर के निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उत्साहित जरूर होगी। लेकिन ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति है, ये नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं उन वोटों में से लगभग जो 12-13%, 11-12% वोट है, उन वोटों में से कुछ वोटों का नुकसान कराती हुई दिख रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटजी का हिस्सा है। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, इन लोगों को साधने में सफल हो गई, जोड़ तोड़ की राजनीति में पूरी तरह से जो अपना पूरा श्रम लगा करके और सभी को अपने खेमे में लाने की कोशिश में लगी भारतीय जनता पार्टी सफल हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के सामने एक बड़ा पेचीदा मामला सामने होगा और उनके वोट बैंक का असर जरूर पड़ेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि दलित वोटरों की बात करें तो उसे जोड़ने के लिए और नीतीश कुमार से उसे छीनने के लिए जो बाकी का अंश बचा हुआ था जीतन राम मांझी के साथ, उसे भी अपने पाले में लाया। और इतना ही नहीं, ममता बनर्जी और अन्य दल भले ही आ रहे हों, इस 23 तारीख की बैठक में सभी शामिल होने की बात कर रहे हों, नीतीश कुमार का दावा हो कि सब कुछ कर ले, लेकिन इसमें एक बड़ी दलित नेता मायावती नहीं आ रही हैं, जिसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि इसका भी घाटा निश्चित रूप से नीतीश कुमार को होना है। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या बंगाल हो, सभी जगह मायावती का अपना एक प्रभाव है। देश भर के अलग अलग हिस्सों में उनका प्रभाव है और हर राज्य में चुनाव उनकी पार्टी लड़ती है और कुछ ना कुछ अपना असर दिखाती है। अगर ऐसा होता है तो आप ये मान के चलिए कि जो 14-15% पूरा दलित वोट है अलग अलग सेक्टर का, वो एक भी वोट उधर नहीं शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है, बल्कि या तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है या फिर नीतीश कुमार और उनकी जो बनने वाला गठबंधन है उसके विरोध है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक दलित वोट को अपने पाले में करने का पॉइंट है। ये भी एक नई स्ट्रेटजी है जिससे नीतीश कुमार को मात देने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि एक चर्चा आपने नीतीश कुमार से खूब सुना होगा, वक्त से पहले चुनाव। आखिर नीतीश कुमार ने ये बात कही क्यों? तो इससे पहले नीतीश कुमार ने उदाहरण भी दे दिया कि हो चुका है। यही भारतीय जनता पार्टी जब अटल जी की सरकार थी तो सरकार को वक्त से पहले गिरा करके चुनाव कराया गया था। परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ऐसा अगर लगता है कि वो देश में अलग अलग राज्यों में होने वाले चुनाव वक्त से पहले करा करके और लोकसभा चुनाव के साथ करा ले, जिससे उसका ग्राफ में कोई असर न पड़े, तो ऐसा संभव भी है। नीतीश कुमार की जो बात है और चिंता है वो निरर्थक नहीं है। ऐसी स्थिति में इतना आप मान के चलिए कि भले ही चाहे जो भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नए प्लानिंग में 5 ऐसे पेज हैं जिसमें से नीतीश कुमार को लड़ाई से आउट करने का प्रोग्राम तो बनाया गया है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। नीतीश कुमार जी को हलवा समझना भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ सकता है और भारतीय जनता पार्टी ऐसा कभी समझ नहीं सकती है।
क्योंकि नीतीश कुमार की ताकत को पहले भी जानती है और नीतीश कुमार जब लालू प्रसाद के साथ हैं तो ये ताकत और कई गुना बढ़ जाता है, इससे भी इनकार नहीं कर सकते हैं। हाँ, नीतीश कुमार के स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग, नीतीश कुमार की पार्टी के कर्ता धर्ता जो हैं, उन्हें अपने आप को संयमित होकर के कमान नीतीश कुमार के हाथ में देना होगा। ये भी बात उतना ही सत्य है जितना नीतीश कुमार जी का ताकत देख करके भारतीय जनता पार्टी का अपना बार बार स्ट्रेटजी चेंज करना। आज के गेम समझिए में कोशिश तो मेरी थी कि हम आपको वास्तविक स्थिति से परिचय कराने कितना सफल हुए हैं, ये आप ही बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।